जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं सीआरपीएफ, एचसीएम और एएसआई स्टेनो के लिए जो जीके जीएस का मॉक टेस्ट है। ठीक है दोस्तों, उसको डिस्कस करते हैं। दोस्तों ये मॉक टेस्ट संख्या 10 है। इससे पहले मैंने 9 मॉक टेस्ट अपलोड किए हैं, तो आप उनको वहाँ से जाकर देख सकते हैं जिनकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। दोस्तों यह इस मॉक टेस्ट में जो प्रश्न है वो 26 से लेकर 50 तक है। तो क्वेश्चन संख्या 26 क्या कहता है? धोलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है। मतलब धोलावीरा और जो हड़प्पा की जो हड़प्पा सभ्यता की जो लोथल स्थान है ये किस राज्य में है, कहने का मतलब है इसका। तो दोस्तों धोलावीरा और लोथल जो है वो मिलेंगे आपको गुजरात में। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, गुजरात में मिलेंगे, ये आप याद रखिएगा। और धोलावीरा कच्छ के रण में खाजरबेट द्वीप पर आता है। और लोथल जो था ये एक बंदरगाह था। कभी क्वेश्चन आए कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह लोथल किस राज्य में है? दोस्तों लोथल जो था ये भोगवा नदी के किनारे था और ये गुजरात में है। लोथल भोगवा नदी के किनारे एक बंदरगाह था, आपसे पूछा जाए तो आप याद रखिएगा। ठीक है। और लोथल की खोज कब की गई थी? 1953 में। लोथल की खोज 1953 में की गई थी। और किसके नेतृत्व में हुई थी ये खोज? तो रंगनाथ राव के नेतृत्व में लोथल की खोज की गई थी, आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे गुजरात के बारे में बात करूँ, अगर आपसे पूछा जाए कि गुजरात की स्थापना कब हुई, तो 1 मई 1960 1 मई 1960 को गुजरात भारत का राज्य बना था, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है। गुजरात के कुछ डांस आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो वो डांस याद रखिएगा। जैसे टिप्पानी बहुत आता है एग्जाम में, टिप्पानी, इसको साफ कर देता हूँ। टिप्पानी डांस ये काफ़ी पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो ये भी आप याद रखिएगा, टिप्पानी डांस। उसके बाद में गरबा डांस बहुत आता है आपके एग्जाम में, गरबा। डांडिया बहुत पूछता है एग्जाम में, डांडिया गुजरात की डांस है, डांडिया। भवई, भवई आपका राजस्थान में भी होता है, भवई आपका गुजरात में भी होता है, तो भवई भवई पूछा जाता है आपसे। इसके साथ साथ आप याद रखना हली सका। हली सका कहाँ का डांस है? तो दोस्तों हली सका गुजरात का ही डांस है, ये भी आप याद रखिएगा। तो हली सका, टिप्पानी, गरबा, डांडिया और भवई ये सब कहाँ के डांस हैं? गुजरात के डांस हैं। ठीक है। और गुजरात के 2 त्योहार भी बड़े फेमस हैं। एक है आपका बेस्तु बरस। गुजरात का नया साल क्या कहलाता है? दोस्तों गुजरात का नया साल होता है बेस्तु बरस, याद रखना इसके बारे में कि गुजरात का नया साल क्या कहलाता है। गुजरात का नया साल है बेस्तु बरस। क्लियर। और गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव भी आयोजित होता है, कहाँ पर? वो होता है आपका अहमदाबाद में, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों गुजरात के बारे में एक चीज़ और याद रखना, यहाँ पर एशियाई शेर मिलते हैं, एशियाई शेर। और एशियाई शेरों के लिए भारत का जो नेशनल पार्क प्रसिद्ध है वो है आपका गिर। तो गिर नेशनल पार्क आपका गुजरात में है और ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर। अच्छा, यहाँ पे बताते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में पन्ना टाइगर रिजर्व है। अगर क्वेश्चन आए कि पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में पन्ना टाइगर रिजर्व है, आप याद रखिएगा। और पन्ना में खाने भी हैं, पन्ना की खाने हीरे के लिए प्रसिद्ध है, पन्ना की खाने हीरे के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आप याद रखें। भारत में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल किस राज्य का है? तो वो मध्य प्रदेश का ही है। इसके दोस्तों 3-4 डांस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो आप रट लेना। एक है आपका मांच, मांच बहुत आता है एग्जाम में। गिरदा बहुत आता है एग्जाम में, गिरदा। गिरदा कहाँ का डांस है? फूलपाती बहुत आता है एग्जाम में, तो फूलपाती डांस भी आपका कहाँ का है? आपका ये आपका मध्य प्रदेश का है। ठीक है, मध्य प्रदेश, ये भी आप याद रखिएगा। और एक चीज़ और याद रखना, भारत में सबसे ज़्यादा सोयाबीन कहाँ होती है? तो मध्य प्रदेश में होती है। क्लियर। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया राजस्थान, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। और राजस्थान के कुछ डांस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएँ, तो ये डांस कौन कौन से हैं? जैसे आपका घूमर बहुत इंपॉर्टेंट है, घूमर भील जनजाति की महिलाएं करती हैं घूमर। 13 ताली बहुत आता है एग्जाम में, 13 ताली। एक लोक देवता है रामदेव, रामदेव को समर्पित है 13 ताली डांस, तो 13 ताली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कठपुतली डांस बहुत पूछता है, कठपुतली, तो ये भी आप याद रखिएगा, कठपुतली डांस राजस्थान का है। और एक आप याद रखना चरी, चरी डांस बहुत आता है एग्जाम में, चरी। कालबेलिया बहुत पूछता है एग्जाम में, कालबेलिया, तो ये सब राजस्थान के ही डांस हैं, ये भी आप याद रखना। चरी, कालबेलिया, घूमर, 13 ताली, कठपुतली। ठीक है दोस्तों। दोस्तों राजस्थान में ना आपको मिलेगा सरिस्का टाइगर रिजर्व। कभी क्वेश्चन आए कि सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है ये राजस्थान में है। साथ साथ आपको याद रखना है दोस्तों रणथंभौर टाइगर रिजर्व। रणथंभौर टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो दोस्तों रणथंभौर टाइगर रिजर्व भी आपका
राजस्थान में है, ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। क्लियर। अच्छा, राजस्थान में ना आपको याद रखना गणगौर उत्सव। गणगौर उत्सव होता है आपका जयपुर में, और ये इसमें देवी गौरी की पूजाएं करती हैं महिलाएं, ये भी आप याद रखना। हरियाणा की बात करूं दोस्तों, तो हरियाणा में आपको याद रखना है कुछ इसके डांस है, जैसे लूर बहुत आता है एग्जाम में। लूर कहाँ का डांस है? हरियाणा का। इससे फाग बहुत पूछता है हरियाणा का, फाग। जैसे आपसे पूछेगा स्वांग कहाँ का डांस है, तो हरियाणा का ही डांस है स्वांग, ये भी आप याद रखिएगा। तो इतने में डांस मैंने आपको बताए, सारे आपको याद रखने हैं, ठीक है। आपसे पूछा गया था धोलावीरा किस राज्य में, तो गुजरात में है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वर्ष 2014 में भारत को आधिकारिक तौर पर किस बीमारी से मुक्त घोषित किया गया था? दोस्तों 2014 में भारत मुक्त घोषित हुआ था, तो ये आप याद है किस बीमारी से? पोलियो से। पोलियो से भारत को 2014 में मुक्त घोषित किया गया था। दोस्तों पोलियो जो होती है ये वायरस से होने वाली बीमारी होती है। ये वायरस मेनली बच्चों को प्रभावित करता है, ठीक है। संक्रामक रोग है, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में देखा जाता है, तो ये आप याद रखिएगा, वायरस से होता है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों क्या आपको पता है कि पोलियो की जो ओरल वैक्सीन है, ओरल वैक्सीन है पोलियो की, ये किसने बनाई थी? तो दोस्तों आप याद रखिएगा, पोलियो की ओरल वैक्सीन अल्बर्ट साबिन ने बनाई थी। अल्बर्ट साबिन के द्वारा पोलियो की ओरल वैक्सीन बनाई गई है, ये भी आप याद रखना, ठीक है। अल्बर्ट साबिन। क्लियर। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया आपका रेबीज, कुत्ते के काटने से, बंदर, बिल्ली, खरगोश आदि के काटने से रेबीज फैलता है, ठीक है। और रेबीज भी एक वायरस से होने वाला रोग है। रेबीज वायरस से होने वाला रोग है, और रेबीज का एक कॉमन सिम्टम होता है हाइड्रोफोबिया। मतलब रेबीज जिस व्यक्ति को हो जाएगा उसको पानी से डर लगता है। तो हाइड्रोफोबिया किस बीमारी का नाम है? दोस्तों रेबीज का नाम है हाइड्रोफोबिया, याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया दोस्तों प्लेग। प्लेग को क्या बोलते हैं हम? प्लेग को काली मौत कहा जाता है। प्लेग को काली मौत कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। और एक चीज़ आप ध्यान रखें, जो प्लेग होता है ना, ये पिस्सुओं से होता है, आपका चूहे के अंदर या कुत्ते के अंदर जो पिस्सू पाए जाते हैं उनके काटने से फैलता है। टिटनिस, टिटनिस बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, ठीक है। टिटनिस बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, ये भी आप याद रखना। और टिटनिस का दूसरा नाम क्या है? लोक्जा। टिटनिस का दूसरा नाम क्या है? लोक्जा, ये भी आप याद रखना। लोक्जा किस बीमारी का नाम है? तो टिटनिस का नाम है। तो भारत को 2014 में पोलियो मुक्त घोषित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 28। धमनियाँ छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित होती हैं, ऊतकों तक पहुँचने पर वे अधिक पतली नलियों में विभाजित हो जाती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? दोस्तों जो धमनियाँ होती हैं ना, वो छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित होती हैं, और जब ऊतक में पहुंच जाती है तो पतली पतली नलियों में विभाजित हो जाती हैं। ये नलियाँ क्या कहलाती हैं? तो इन नलियों को कहा जाता है दोस्तों केशिका, कैपिलरी कहा जाता है। याद रखिएगा, कैपिलरी कहा जाता है। आपसे पूछा जाए तो केशिका या कैपिलरी जो होती हैं, ये ऊतकों से अपशिष्ट पदार्थों को दूर करती हैं, ये भी आप याद रखना। ये ऊतक में जो हमारे वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो जाता है उसको बाहर निकालने का काम करती हैं। क्लियर दोस्तों। चलिए, अच्छा दोस्तों, यहाँ पे ना एक शब्द आप देख रहे होंगे, ऊतक। अगर आपके एग्जाम में आए कि हिस्टोलॉजी क्या है, दोस्तों हिस्टोलॉजी क्या होता है, तो आपका जवाब होगा कि सर हिस्टोलॉजी होता है आपका ऊतकों का अध्ययन। ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है, आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मुगल बादशाह अकबर के किस वित्त मंत्री ने दहसाला नामक कराधान प्रणाली शुरू की थी? दोस्तों दहसाला और जाप्ती सिस्टम ये भू राजस्व की प्रणालियां थी, और अकबर का जो वित्त मंत्री था, जो फाइनेंस मिनिस्टर था, वो था राजा टोडरमल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी, राजा टोडरमल ये अकबर का वित्त मंत्री था, और इसने दहसाला बंदोबस्त शुरू किया था, ये आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये ना एक चीज़ याद रखना, जो आपसे पूछेगा कि राजा टोडरमल जो थे, ये अकबर के दरबार में आने से पहले किसके दरबार में थे? तो आप याद रखना, अकबर के दरबार में आने से पहले ये थे आपके शेरशाह के दरबारी। शेरशाह के यहाँ पर इन्होंने काम किया था, तो ये आप याद रखना, राजा टोडरमल शेरशाह के दरबार में भी थे। क्लियर हुआ दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, टोडरमल का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ है। तो कभी क्वेश्चन आए कि टोडरमल का जन्म उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में हुआ, तो सीतापुर में हुआ है। टोडरमल का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, और उत्तर प्रदेश का जिला था सीतापुर, जिसे जिसे नैमिषारण्य की भूमि कहा जाता है, जिसे नैमिषारण्य की भूमि कहा जाता है, आप याद रखिएगा। क्लियर दोस्तों। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया अब्दुल रहीम खाने खाना। दोस्तों अब्दुल रहीम खाने खाना ये किसका बेटा है? बैरम खान का बेटा है, ये भी आप याद रखिए, अकबर का दरबारी है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। अच्छा अकबर, यहाँ पे लिखा गया अकबर, अगर आपसे पूछा जाए कि मुगल वंश का कौन से नंबर का राजा अकबर, तो तीसरा। पहला
बाबर, दूसरा हुमायूं, हुमायूं के बाद में अकबर गद्दी पे बैठता है। दोस्तों अकबर ने 1582 ईस्वी में अकबर ने 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म शुरू किया था। दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? तो अकबर ने चलाया था 1582 ईस्वी में, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। और अकबर ने 1556 का युद्ध लड़ा था, पानीपत का दूसरा युद्ध। तो पानीपत का दूसरा युद्ध किस किस के बीच हुआ था दोस्तों? पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू की सेना के बीच हुआ था। अकबर और हेमू की सेना के बीच पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया था, ये भी आप याद है। 1556 में हुआ था पानीपत का दूसरा युद्ध। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दुर्योधन सिंह नेगी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? दोस्तों दुर्योधन सिंह नेगी जो है एक मुक्केबाज है, बॉक्सिंग करते हैं। ऑप्शन डी, बॉक्सिंग करते हैं, ये आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि जो बॉक्सिंग या मुक्केबाजी होती है, मुक्केबाजी का ग्राउंड क्या कहलाता है? तो मुक्केबाजी के ग्राउंड को रिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिंग। ये भी आप याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे। अच्छा यहाँ पे है आपका फुटबॉल। दोस्तों फुटबॉल के मैच की अवधि कितनी होती है? 90 मिनट की होती है। 45 मिनट के 2 हाफ होते हैं और 30 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा दिया जाता है, ठीक है। फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 खिलाड़ी होते हैं। और फुटबॉल का दूसरा नाम क्या है? सॉकर। फुटबॉल खेल का दूसरा नाम सॉकर भी होता है, ये भी आप याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 5 खिलाड़ी होते हैं बास्केटबॉल में, ये भी आप याद रखिएगा। भारोत्तोलन, भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग आप जानते हैं, तो ये आप याद रखना। भारोत्तोलक एक खिलाड़ी है मीराबाई चानू, याद रखना, इसके बारे में पूछ लेता है। क्लियर। तो दुर्योधन सिंह नेगी मुक्केबाजी करते हैं। दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब होता है? भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस होता है 29 अगस्त को। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को होता है, आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अच्छा मैं आपके लिए क्वेश्चन देता हूँ। एक किताब अभी हाल फिलहाल में लिखी गई थी, रिलीज हुई है किताब, और इस किताब का नाम है दोस्तों रिस्ट एस्योर्ड। रिस्ट एस्योर्ड, ये किसके द्वारा लिखी गई किताब है? रिस्ट एस्योर्ड किताब किसने लिखी है? ये कमेंट में लिख के आप बताइएगा, रिस्ट एस्योर्ड, ठीक है। कमेंट में बताइए किसकी आत्मकथा का नाम है रिस्ट एस्योर्ड। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कि संविधान संशोधन के द्वारा रियासतों के पूर्व शासकों की उपाधियों और विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था? दोस्तों कौन सा संविधान संशोधन ऐसा हुआ? तो आप याद रखिएगा 1971 में एक संविधान संशोधन किया गया जो था 26वां संविधान संशोधन। दोस्तों 26वें संविधान संशोधन के द्वारा जो भूतपूर्व देशी राज्यों के शासक की विशेष उपाधियां थी, विशेष अधिकार थे, जो उनके पृथ्वी पर्स थे, उनको समाप्त कर दिया गया 26वें संविधान संशोधन के द्वारा 1971 में। पूर्व शासकों की उपाधि और विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था। क्लियर दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे आपने एक शब्द देखा है संविधान संशोधन। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि हमने संविधान संशोधन की अवधारणा कहाँ से ली है, तो दक्षिण अफ्रीका से। भारतीय संविधान का भाग 20 अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। अनुच्छेद 368 भाग 20 कहाँ से लिया था? जवाब होगा आपका साउथ अफ्रीका से संविधान संशोधन का प्रावधान लिया गया है। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संविधान दिवस भी होता है भारत में, कब होता है संविधान दिवस? 26 नवंबर को। और आपके एग्जाम में आए कि भारत में संविधान दिवस कब होता है? 26 नवंबर को। और एक चीज़ याद रखिएगा, भारत का संविधान अपने हाथ से किसने लिखा है? दोस्तों भारत के संविधान की कॉपी जो अपने हाथ से लिखी है वो लिखी है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ये भी आप याद रखिएगा, नारायण रायजादा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ये संविधान जो है उसकी कॉपी इन्होंने अपने हाथ से लिखी है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, देखो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो केरल राज्य का एक जिला है कोल्लम। केरल राज्य का जिला है कोल्लम, और कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है। ये क्वेश्चन कभी आपके एग्जाम में आ जाए कि भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बना, तो दोस्तों भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है कोल्लम। संविधान साक्षर जिला कोल्लम बना है, याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस महान यात्री ने पश्चिमी क्षेत्रों पर द ग्रेट टैंग डायनेस्टी रिकॉर्ड नामक पुस्तक लिखी है? तो दोस्तों द ग्रेट टैंग डायनेस्टी रिकॉर्ड पुस्तक लिखने वाला व्यक्ति ये कौन है? इसका सही जवाब होगा आपका ह्वेन सांग।
हुएनसांग के द्वारा लिखी गई है द ग्रेट हैंग डायनेस्टी रिकॉर्ड ऑन द वेस्टर्न रीजन, याद रखिएगा इसके बारे में। और हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। और इसने एक ग्रंथ और लिखा सी यू की, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो पूछा जाए आपके तो आप याद रखें, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका निकोलो डी कॉन्टी, ये कहाँ से आया था? ये इटली से आया था। निकोलो डी कॉन्टी ये इटली से आया था, ये भी आप याद रखें, पूछ लेता है एग्जाम में। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन संख्या 33 क्या कहा गया है? 14 जून 2022 को भारतीय रेलवे द्वारा भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा किन शहरों के बीच शुरू की गई है? दोस्तों भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन सेवा जो शुरू की गई वो कोयम्बटूर से लेकर शिरडी महाराष्ट्र तक चली है। तो इसका सही जवाब होगा कोयम्बटूर से लेकर शिरडी महाराष्ट्र, कोयम्बटूर से लेके शिरडी महाराष्ट्र के। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए, ठीक है दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा गया, तो आप याद रखना दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कोयम्बटूर को। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा गया है? कोयम्बटूर को। अच्छा मैनचेस्टर क्या है? दोस्तों मैनचेस्टर इंग्लैंड में एक जगह है और ये मैनचेस्टर जो है वो सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो भारत में अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग के लिए है, दक्षिण भारत में कोयम्बटूर कॉटन, यहाँ की कॉटन फैक्ट्रियाँ बहुत फेमस है, और उत्तर भारत में कानपुर आपका। तो कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पे कपड़े का उद्योग बहुत ज़्यादा विकसित है। तमिलनाडु में आता है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको तमिलनाडु, मतलब पहले तो आपको डेट दिख रही होगी 14 जून, कभी क्वेश्चन आए कि विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है आपका 14 जून को। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया जाता है, आप याद रखिएगा। तो ये 14 जून का काम खत्म हो गया। यहाँ पे आपसे अगर पूछा जाए दोस्तों भारत में रेलवे, तो वो रेलवे का जनक कौन है? डलहौजी, वो सबको पता होता है आपका। लेकिन आप याद रखना भारत में एक रेल बोर्ड है, रेलवे बोर्ड का मतलब रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो मेनली आप याद रखना सन इसकी पूछी जाती है। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में की गई थी, ठीक है। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में। और भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था दोस्तों? भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ था आपका, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण ये हुआ था दोस्तों 1950-51 में। तो दोस्तों भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950-51 में हुआ था, ये भी आप याद रखें, ठीक है। अभी हमारे रेल मंत्री कौन है दोस्तों? अभी हमारे रेल मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव, लेकिन सबसे पहले रेल मंत्री थे जॉन मथाई। जॉन मथाई भारत के सबसे पहले रेल मंत्री थे, आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अच्छा दोस्तों यहाँ पे ना उत्तर प्रदेश लिखा गया है, सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य है अपना प्यारा उत्तर प्रदेश, ये भी आप याद रखना। सर्वाधिक आबादी जिस राज्य की थी 2011 की जनगणना में, तो यूपी नंबर 1 पे है आबादी के मामले में, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। भारत में सबसे ज़्यादा दूध कहाँ होता है? तो दूध उत्पादन करने वाला राज्य यूपी है। सबसे ज़्यादा गेहूँ उत्तर प्रदेश में होता है, ये भी आप याद रखें। यहाँ पे लिखा गया आपका मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश के बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, तो ये आप याद, हाँ या इतना जरूर याद रखिएगा, यहाँ पे नर्मदा नदी निकलती है, ठीक है। उत्तराखंड दोस्तों, उत्तराखंड कब बना था? तो उत्तराखंड बना था 9 नवंबर सन 2000 को, 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड बना था, 27वां राज्य, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो आपसे पूछा गया था कि भारत की पहली निजी ट्रेन भारत गौरव योजना के तहत तो कोयम्बटूर से शिरडी तक चली थी। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? दोस्तों उत्तर प्रदेश में कौन सा स्मारक नहीं है? तो अकबर का मकबरा ये सिकंदरा में है, सिकंदरा मतलब आगरा के पास है ये, तो ये तो है बिल्कुल। उसके बाद में आपका जहांगीर का मकबरा, तो जहांगीर का मकबरा दोस्तों ये नहीं है। जहांगीर का मकबरा अगर हम बात करें तो ये है आपका शहादरा में, लाहौर में आपका, तो ये लाहौर में है, आप याद रखिएगा, ठीक है। बाकी आपका एज़्मउद्दौला का मकबरा आगरा में है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में है, और अकबर का मकबरा सिकंदरा में, लेकिन जहांगीर का मकबरा ये आपका लाहौर में है, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। अच्छा दोस्तों यहाँ पे ना मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, और लखनऊ से एक क्वेश्चन ये पूछेगा आपके एग्जाम में कि ये कपड़े पर बड़ी विशेष प्रकार की कढ़ाई होती है, यूनिक कढ़ाई है बिल्कुल, चिकनकारी। तो चिकनकारी के लिए भारत में कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो चिकनकारी कपड़ों पर की जाने वाली कढ़ाई है जो लखनऊ में की जाती है, यूपी में होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं।
द अल्केमिस्ट पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? दोस्तों, द अल्केमिस्ट पुस्तक लिखने वाले व्यक्ति कौन है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, पाओलो कोएल्हो। पाओलो कोएल्हो ने पुस्तक लिखी है द अल्केमिस्ट। ठीक है, आप याद रखिएगा। दोस्तों, यहाँ पे ना एक नाम लिखा गया है रस्किन बॉन्ड। अगर कभी क्वेश्चन आए कि रस्किन बॉन्ड, इनकी किताब बड़ी फेमस है और द ब्लू अम्ब्रेला, ये कई बार एग्जाम में टीसीएस पूछ चुकी है और आपके एग्जाम में भी पूछी जा सकती है। तो द ब्लू अम्ब्रेला किसकी किताब है? तो ये आप याद रखना, रस्किन बॉन्ड की आत्मकथा का नाम है द ब्लू अम्ब्रेला। सॉरी, आत्म नहीं, पुस्तक है ये। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा, इनकी आत्मकथा का नाम बता दूं मैं रस्किन बॉन्ड की, लॉन फॉक्स डांसिंग। लॉन फॉक्स डांसिंग किसकी आत्मकथा का नाम है? तो रस्किन बॉन्ड की आत्मकथा का नाम है लॉन फॉक्स डांसिंग। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। लोथल, लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? दोस्तों, लोथल की जो खोज की गई वो 1953 में की गई है, ये भी आप याद रखिएगा। और एस आर राव के नेतृत्व में लोथल की खोज की गई है। ठीक है, लोथल जो है, लोथल एक बंदरगाह है सिंधु घाटी सभ्यता का और ये भोगवा नदी के किनारे था। आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे। क्लियर बात दोस्तों? और दोस्तों, लोथल में क्या हुआ है अभी? दोस्तों, लोथल में भारत का पहला समुद्री स्मारक बना है। तो भारत का पहला समुद्री संग्रहालय कहाँ पे बना? भारत का पहला समुद्री संग्रहालय लोथल में बना है, आप याद रखिएगा। ठीक है, लोथल। आप बताओ दोस्तों, लोथल का मतलब क्या होता है? लोथल का मतलब होता है मृतकों का टीला। लोथल का मतलब होता है मृतकों का टीला, याद रखिएगा, आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। गूगल द्वारा निर्मित कंप्यूटर को संगणना करने में कितना समय लगता है, जो कि इसे क्वांटम सर्वोच्चता तक पहुंचाने वाला सबसे तेज कंप्यूटर बनाता है? दोस्तों, गूगल ने जो अपना क्वांटम कंप्यूटर बनाया है, गूगल के कंप्यूटर का नाम क्या है आपका? साइकोमोर। साइकामोर। कभी क्वेश्चन आए कि गूगल द्वारा बनाया गया क्वांटम कंप्यूटर कौन सा, तो इसका नाम है साइकामोर। साइकामोर। तो इसको कितना समय लगता है? तो इसको कितना समय लगेगा? तो इसको 200 सेकंड लगते हैं कैलकुलेशन करने में। 200 सेकंड का समय लगता है, आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि गूगल की पेरेंट कंपनी कौन सी है? दोस्तों, गूगल की पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट। गूगल की पेरेंट कंपनी कौन सी है? तो गूगल की पेरेंट कंपनी का नाम अल्फाबेट है। मतलब गूगल जिस कंपनी से निकली उस कंपनी को अल्फाबेट बोलते हैं। गूगल की स्थापना कब हुई थी? तो गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 को की गई है। ठीक है, लैरी पेज और सर्जी ब्रिन दो व्यक्ति थे जिन्होंने इसकी स्थापना की। तो ये आप याद रखिएगा, ये सन आ चुकी है आपके एग्जाम में। और गूगल की स्थापना 1998 में की गई थी। क्लियर दोस्तों? यहाँ पे लिखा गया आपका कंप्यूटर। अगर आपसे पूछा जाए कि कंप्यूटर का जनक कौन है, दोस्तों चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ठीक है, ये आप याद रखना, पूछा जाए आपसे कभी तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा गया है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक, भारत का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? परम सिद्धि। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़ बता ही देता हूँ फिर आपको। अगर आपसे पूछे दोस्तों भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो दोस्तों भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है परम 8000। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम है परम 8000, याद रखिएगा। और भारत का पहला स्वदेशी कंप्यूटर कौन सा था? सिद्धार्थ। भारत का पहला स्वदेशी कंप्यूटर सिद्धार्थ है और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। नेक्स्ट प्रश्न है, जल विद्युत और सौर ऊर्जा के संयोजन से संचालित होने वाला भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो दोस्तों भारत का पहला हवाई अड्डा जो इसमें सौर ऊर्जा भी प्रयोग की जा रही है और जल विद्युत भी प्रयोग की जा रही है, तो ये बना है आपका इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, नई दिल्ली वाला। नई दिल्ली का इंदिरा गांधी हवाई अड्डा ये बना आपका भारत का पहला हवाई अड्डा। याद रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन आए तो आप इसको टिक कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया आपका लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ पर है? तो ये वाराणसी में है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है, याद रखिएगा। और छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये मुंबई में है। मुंबई, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है, आप याद रखिएगा। ठीक है, और मैं आपको बता दूं दोस्तों, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो ये केरल में है। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा केरल में है, आप याद रखिएगा। ठीक है, चलो एक हवाई अड्डा और बताता हूँ जो काफ़ी खबरों में आजकल, डोनी पोलो हवाई अड्डा। डोनी पोलो हवाई अड्डा कहाँ पर है दोस्तों? डोनी पोलो हवाई अड्डा नया बना है ये अभी। तो डोनी पोलो हवाई अड्डा दोस्तों
ये बना अरुणाचल प्रदेश में। तो आप याद रखना कि डोनी पोलो हवाई अड्डा किस राज्य में बनाया गया है, अरुणाचल प्रदेश में बनाया गया है। ठीक है, एक हवाई अड्डा मैं आपको और बता देता हूँ, और वो हवाई अड्डा है आपका मनोहर पारिकर हवाई अड्डा। तो मनोहर पारिकर हवाई अड्डा कहाँ पर है दोस्तों? मनोहर पारिकर हवाई अड्डा ये गोवा में बना है। मनोहर पारिकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ पर बना? तो मनोहर पारिकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा में बना है। आप याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, एक हवाई अड्डा और पूछा जाता है आपके एग्जाम में, और वो हवाई अड्डा है सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा। तो कभी क्वेश्चन आए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा किस शहर में है? दोस्तों ये उस शहर में है जिसे भारत का डायमंड हार्बर कहा जाता है। बताओ किस शहर की बात हो रही है? मेरे स्टूडेंट हैं तो कमेंट में बताइएगा कि डायमंड हार्बर किसे कहा गया। चलो मैं ही बताता हूँ, कलकत्ता को कहा जाता है। भारत का डायमंड हार्बर कलकत्ता को कहा गया, और यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। आप याद रखिएगा। क्लियर दोस्तों? तो इसका सही जवाब क्या था आपका? ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न की चलते हैं। इसमें कहा गया कि पूंजीगत डैश है आपका, खाली समय भरना है। यहाँ पे क्या आना है? पूंजीगत वस्तु के टूट फूट के लिए वार्षिक भत्ता क्या होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? पूंजीगत वस्तुओं की नियमित टूट फूट का समायोजन करने के क्रम में सकल निवेश के मूल्य से किए गए लोभ को मूल्यह्रास कहा जाता है। सही जवाब है आपका डी, ऑप्शन डी। मूल्यह्रास जो होता है वह पूंजीगत वस्तु के टूट फूट के लिए वार्षिक भत्ता होता है। नेक्स्ट प्रश्न, रैपसीड यानी कि रैपसीड क्या होता है दोस्तों? रैपसीड मतलब दाने होते हैं आपके। रैपसीड यानी मस्टर्ड का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? यानी कि सरसों अनुसंधान केंद्र पूछा गया है दोस्तों। सरसों अनुसंधान केंद्र राजस्थान में भरतपुर में। तो राजस्थान के भरतपुर शहर में सरसों अनुसंधान केंद्र है। आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए। अच्छा दोस्तों, यहाँ ना मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। अगर आपसे पूछा जाए, एक तो बहुत आता है आपके एग्जाम में, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? दोस्तों भारत में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र ये आपका करनाल में है। बहुत आता है दोस्तों ये आपके एग्जाम में। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल में है, हरियाणा में। ठीक है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल, हरियाणा। याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। और आपको मैं बता दूं दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र ये आपको याद रखना है। भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है दोस्तों? भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ में। भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो सरसों अनुसंधान केंद्र राजस्थान में है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 9 जून 2022 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता हेतु 5 नए सदस्यों का चुनाव संपन्न हुआ। इनमें से कौन सा देश शामिल नहीं है? दोस्तों जून 2022 में जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 5 अस्थायी सदस्य चुने गए थे, उसमें कौन सा नहीं है दोस्तों? इसमें नहीं है आपका बोत्सवाना। 5 निर्वाचित सदस्यों में एक जापान है आपका, मोजाम्बिक है, स्विट्जरलैंड है, माल्टा भी शामिल है इसमें। और माल्टा के साथ साथ एक देश इसमें और शामिल है, इक्वेडोर। तो ये 5 नए मेंबर बने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के, और ये अस्थायी सदस्य होते हैं। ठीक है, ये आप याद रखिएगा दोस्तों। अगर आपसे पूछे कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं टोटल, तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो टोटल सदस्य हैं वो होते हैं आपके 15। मतलब 15 कैसे? तो वो 5 होते हैं इसमें स्थायी सदस्य हैं, और 10 होते हैं इसमें अस्थायी सदस्य हैं। ठीक है, 5 सदस्य कौन कौन से हैं? तो फ्रांस है, रसिया है, चाइना है, ब्रिटेन है, और आपका अमेरिका है, यूएसए। तो ये 5 देश ऐसे हैं आपके जो आपके सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, और इन देशों को P5 कहा जाता है। P5 कंट्री कहा गया है, आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कहा गया है? इसमें कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी सिक्किम राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली है? दोस्तों सिक्किम नृत्य की पारंपरिक शैली कौन सी है? तो हमें बताना सही होगा आपका ऑप्शन बी, चुटकी डांस ये सिक्किम में किया जाता है। आप याद रखिएगा, चुटकी डांस सिक्किम। दोस्तों इसके अलावा सिक्किम के 2 डांस और हैं आपके, बड़े पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। एक आपसे चूफाट पूछा जाता है, चूफाट कहाँ का डांस है? दोस्तों चूफाट सिक्किम का डांस है। एक आपसे पूछेगा दोस्तों मरूनी कहाँ का डांस है? दोस्तों मरूनी भी सिक्किम का डांस है। और एक आपसे पूछेगा दोस्तों सिंघी छम
सिंगी छम कहाँ का डांस है दोस्तों? सिंगी छम भी आपका सिक्किम का डांस है। तो ये 3-4 डांस याद रखिएगा, सिक्किम के बारे में आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या आपको पता है कि सिक्किम भारत का राज्य कब बना था? तो आप याद रखिएगा, सिक्किम भारत का राज्य जो बना था ये बना 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम भारत का राज्य बना था 16 मई 1975 को। 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का राज्य बना है, ये आप याद रखिएगा 1975। ठीक है, और सिक्किम भारत का पहला जैविक राज्य है, ये भी आप याद रखिएगा। 2011 की जनगणना में सबसे कम आबादी किस राज्य की है? वो सिक्किम की है। और कितनी आबादी दोस्तों सिक्किम की? तो सिक्किम की आबादी है 6,10,000। सिक्किम की आबादी 6,10,000 है, ये आप याद रखिएगा। सिक्किम का नया साल क्या होता है दोस्तों? लूसूंग। अभी क्वेश्चन आए कि लूसूंग या लोसांग किस राज्य का नववर्ष है? तो सिक्किम का नववर्ष होता है लोसांग। सिक्किम का एक त्यौहार याद है, भूमचू। भूमचू उत्सव कहाँ होता है? तो आपका सिक्किम मनाया जाता है भूमचू। सिक्किम में एक त्यौहार होता है आपका ध्रुव का तेसी, ये बहुत आता है आपके एग्जाम में। ध्रुव का तेसी कहाँ का त्यौहार है? तो सिक्किम का। एक और याद है सागा दावा। सागा दावा त्यौहार कहाँ का है? आपका सिक्किम का त्यौहार है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, सिक्किम का त्यौहार है सागा दावा। क्लियर? अच्छा, अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि सिक्किम का राजकीय पशु क्या है? लाल पांडा। सिक्किम का राजकीय पशु लाल पांडा है, आप याद रखिए, पूछा जा सकता है आपसे, तो ये सब चीज़ें आप याद रखें। सिक्किम का डांस होता है चुटकी, चुटकी डांस। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो होता है ये मनाया जाता है आपका 24 दिसंबर को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 24 दिसंबर। क्यों? क्योंकि दोस्तों भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 24 दिसंबर 1986 को लागू हुआ था, इसलिए होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका पिरबरा, मंजीरा, मनेर नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं? दोस्तों मंजीरा, मनेर, इंद्रावती, पूर्णा, पेनगंगा, बेनगंगा, ये सब गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? त्र्यंबकेश्वर से। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? त्र्यंबकेश्वर से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। और दोस्तों ये जगह कहाँ पर मिलेगी आपको? नासिक में। नासिक में मिलेगी, ये भी आप याद रखें। कभी क्वेश्चन आए कि दक्षिणी गंगा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों दक्षिणी गंगा कहा जाता है आपको गोदावरी को। दक्षिणी गंगा गोदावरी को ही कहा गया है, तो ये आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर? अच्छा दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे देखो ये लिखा गया कृष्णा नदी, तो कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? दोस्तों कृष्णा नदी का उद्गम जो होता है ये होता है आपका महाबलेश्वर से। महाराष्ट्र में सतारा जगह है एक, सतारा जिला, तो सतारा जिले में महाबलेश्वर से कृष्णा नदी का उद्गम होता है, ये भी आप याद रखें। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है, तो ये भी आप याद रखिएगा, अमरकंटक से निकलती है। कावेरी की बात करूं तो कावेरी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है कर्नाटक में। तो कावेरी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है कर्नाटक से, ये भी आप याद रखें। क्वेश्चन कभी आए कि दक्षिण भारत की एकमात्र नदी जिसमें पूरे साल भर पानी रहता है, कावेरी नदी, और कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। क्लियर हो गया दोस्तों? तो ये सारे बिंदु आपको याद रखने हैं। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा चलो एक क्वेश्चन बताओ, आप सतलज नदी का नाम सुनते होंगे, कमेंट में लिख के बताइएगा कि सतलज नदी कौन से दर्रे के सहारे भारत में प्रवेश करती है? सतलज नदी कौन से दर्रे के सहारे भारत में प्रवेश करती है? कमेंट में लिख के बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न, 48वां G7 समिट किस देश में आयोजित किया गया है? दोस्तों 48वां G7 समिट जो हुआ था जून 2022 में, ये हुआ था आपका जर्मनी में। जर्मनी में आयोजित हुआ था, बवेरियन अल्प्स एक जगह है, स्लॉस अल्माउ, तो ये आप याद है ना, जर्मनी में। दोस्तों जर्मनी की संसद का नाम क्या है? बुंडसटैग। जर्मनी की संसद का नाम बुंडसटैग है, याद रखिएगा, बहुत आता है एग्जाम में ये, तो ये आप याद रखें, जर्मनी की संसद बुंडसटैग। क्लियर? और अभी जो G20 समिट होगा तो वो होगा दोस्तों जापान में। ठीक है, ये आप याद रखें। जापान की संसद का नाम क्या है? जापान की संसद को डायट कहा जाता है। जापान की संसद का नाम है डायट, और यहाँ की मुद्रा का नाम है येन। येन मुद्रा है। चीन की मुद्रा रेनमिनबी। चीन की मुद्रा क्या है? रेनमिनबी, याद रखिएगा इसके बारे में। क्लियर हुआ? चलिए अगले प्रश्न की ओर। किस वर्ष नेपाल ने राजतंत्र को समाप्त कर एक लोकतंत्र गणराज्य के रूप में स्थापना की थी? तो दोस्तों नेपाल ये गणतंत्र कब बना है? तो नेपाल गणतंत्र बना दोस्तों 2007 में। 7 में मतलब इसने अपने संविधान को अपना लिया था, 2008 कह सकते हैं आप। तो ये आप याद रखिएगा कि नेपाल गणतंत्र कब बना था? 2008 में बना है। ठीक है दोस्तों मैं बात करूँ नेपाल के बारे में। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। और काठमांडू में एक मुख्यालय जो आपसे पूछा जाएगा, सार्क।
सार्क का मुख्यालय किस शहर में है दोस्तों? काठमांडू में सार्क का मुख्यालय। ठीक है। नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है? गाय। ये भी आप याद रखिएगा। और नेपाल के मुख्य प्रधानमंत्री कौन बने? पुष्पकमल दहल। पुष्पकमल दहल ये प्रचंड बने हैं, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सीता बोरियर पुस्तक, सीता बोरियर और मिथिला पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? सीता बोरियर पुस्तक जो लिखी है, ये लिखी है आपकी अमीश त्रिपाठी ने। ऑप्शन सी, अमीश त्रिपाठी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है दोस्तों। अरविंद अडिग लिखा गया है यहाँ पे। इनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है द वाइट टाइगर। द वाइट टाइगर किसका उपन्यास है? तो अरविंद अडिग का उपन्यास है द वाइट टाइगर। विक्रम सेठ ए सूटेबल बॉय, ए सूटेबल बॉय किसकी किताब है? तो वो आपकी विक्रम सेठ की है। सीता बोरियर, अमीश त्रिपाठी। नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में खबरों में रहा माउंट बनसन ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, ये कहाँ पर है? तो माउंट बुलसुन ज्वालामुखी जो है दोस्तों, ये कहाँ पर मिलेगा आपको? ये फिलीपींस में मिलेगा। फिलीपींस में स्थित है, ये भी आप याद रखें दोस्तों। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। मनीला। और मनीला में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है दोस्तों? मनीला में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है, आप याद रखिएगा। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला में है, याद रखना। और फिलीपींस की सरकार ना एक अवार्ड भी देती है। इस अवार्ड को क्या बोलते हैं दोस्तों? इस अवार्ड को कहा जाता है आपका रेमन मैग्सेसे अवार्ड। तो कभी क्वेश्चन आए कि रेमन मैग्सेसे अवार्ड कौन से देश की सरकार देती है? तो वो आपकी फिलीपींस की सरकार देती है। मैग्सेसे अवार्ड फिलीपींस की सरकार देती है। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस कहाँ पर है दोस्तों? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये गुजरात में, केवड़िया में। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में है, ये भी आप याद रखें। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर। 182 मीटर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई है, याद रखिएगा। और 2018 में इसका उद्घाटन मोदी जी के द्वारा किया गया था गुजरात में। क्लियर। निम्नलिखित खेल हस्तियों में से कौन डच है दोस्तों? डच होते हैं आपके हॉलैंड के निवासी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन डच है? जॉन क्रूफ। जॉन क्रूफ एक फुटबॉल खिलाड़ी हैं और ये डच थे आपके, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए फिर एक क्वेश्चन आपके लिए देता जा रहा हूँ। आपको बताना दोस्तों, ब्लैक पर्ल किस खिलाड़ी का उपनाम था? ब्लैक पर्ल किस खिलाड़ी का उपनाम था? तो ये था आज का मॉक टेस्ट। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, ताकि आपका सपोर्ट मेरे साथ बना रहे। और मिलता हूँ आपको अगले मॉक टेस्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।